अगर आप सच में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप लिस्ट बनाइए। इन चीज़ों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जो लोग ऐसी लिस्ट नहीं बनाते उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो लगातार कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और इसी कंफ्यूजन में एक नई समस्या ये निकल के आती है कि वो अपना सारा समय इधर उधर की चीज़ें पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। और वहाँ से तीसरी समस्या ये निकलती है कि वो एग्ज़ाम के दिन तक डरते रहते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो आपके लिए वैसे ही प्री निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और लिस्ट में 3 बातें। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने क्या पढ़ लिया है, क्या तैयार कर लिया है। ये एकदम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ा है, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। वो अपने आप को याद नहीं दिलाते हैं कि ये मैंने तैयार कर लिया। इसकी वजह से वो डरे रहते हैं। हो सकता है कि जब आप लिखने बैठें और सोचें कि हाँ ये विषय मेरा पूरा हो गया, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, तो कुछ ही चीज़ें बचें जो आपको करना है। तब आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपके पास ये लिस्ट नहीं होगी तो आप हमेशा डरे रहेंगे, हमेशा आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है, पता नहीं क्या छूट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखिए कि क्या क्या आपने तैयार कर लिया। जब ये आप करेंगे उसी समय आपको रियलाइज़ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बाकी क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा नहीं या फिर समझा नहीं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि याद करनी है। यूपी पीसीएस का नेचर आप जानते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो चीज़ों को याद करना है। तो जो याद नहीं किया है, हो सकता है कि आप टॉपिक्स भी लिखें, सिर्फ विषय की बात नहीं है। हो सकता है कि आप ऊपर ऊपर लिख के और अपने आप को संतुष्ट कर लें कि हाँ अभी इकॉनमी बाकी है, हिस्ट्री बाकी है। इससे नहीं काम चलेगा। उस विषय के अंदर जो महत्वपूर्ण है और बाकी रह गया है, याद करना था, समझना था, बाकी रह गया है, उसको लिखिए, पूरे डिटेल में लिखिए। ठीक है, ये लिस्ट आपके पास हो गई। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय, इस बचे हुए समय में हमें किन चीज़ों पर समय नहीं लगाना है, नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देना है, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से या 6 साल पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो ठीक ठाक होगी ही, तभी तो आपने फॉर्म भरा है। तो आप इस समय कुछ चीज़ों को छाँट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद उन्हें नहीं पढ़ना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपना बेसिक तैयार करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आज तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और कहीं से भी आपने पढ़ लिया है, चाहे कोचिंग की है, चाहे स्टैटिक किताबों से आपने पढ़ लिया है, और कोई सलाह दे कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, या अंदर से ही कहीं डर आ जाए कि यार सब तो पढ़ लिया है, एनसीईआरटी ही छूटी है, ये भी पढ़ लेते, ऐसी बातों से दूर रहिए। एनसीईआरटी को इस समय इस लिस्ट में डालिए कि अभी नहीं पढ़ना है। मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप तक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अब नहीं पढ़नी चाहिए। अब आपका समय बर्बाद होगा। अब ये समय ये नहीं है कि आप विस्तार से बेसिक सब कुछ पढ़ते हुए चलें, हर चीज़ धीरे धीरे समझते हुए चलें। समय कम है तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहीं से अगली बात शुरू होती है। ये लिस्ट वाली बात आपको समझ में आ गई, ये करना ही है अगर सही में आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। अब चलते हैं आगे। अगली बात ये है कि आप चाहे कुछ भी करें, ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि आप यहाँ पर जो नहीं पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आप नोट कर लें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो करना ही था, लेकिन किसी कारण से आपको लग रहा है कि यार मन नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, जो महत्वपूर्ण है उसे नहीं छोड़ना है। जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, या कोई नई किताब किसी ने सजेस्ट कर दी कि ये किताब पढ़ लो, यहाँ से आ जाए, तो मोटी मोटी लेंदी किताबों के चक्कर में, या फिर आप कोई नया कोर्स खरीद लें जिसमें 100 घंटे लगने हैं, 200 घंटे लगने हैं, इस तरह की चीज़ों में आप पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको करना ही है। अगर आप वो नहीं करते तो समझ जाइए कि आपने तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया और आप फेल हो सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं? इनमें सबसे पहली चीज़ है
कि आप पिछले वर्षों के तथ्यों को पढ़ के जाइए। मैं इस पे बहुत ज़ोर देता हूँ। इस चैनल की जब शुरुआत हुई थी तो शुरू में ही मैंने आपको पिछले 26 सालों के तथ्य दिखाए थे। उसके बाद से मैं लगातार सबूत दिखा रहा हूँ। 75 नहीं 77 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 2022 में, 78 क्वेश्चन आए थे 23 में। लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले वर्षों के तथ्यों से। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे, आपको डराएंगे कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। वो झूठ बोल रहे हैं, या थोड़ा सा कहें कि सच के ऊपर बहुत मोटी लेयर चढ़ा के बोल रहे हैं। छोटा सा सच है। सच ये है कि एज इट इज़ क्वेश्चंस अब रिपीट नहीं होते। पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन पहले कभी पूछा गया सेम उठा के दोबारा पूछ लिया गया। तो इसके आधार पर लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि प्रीवियस ईयर के तथ्यों से क्वेश्चंस ही नहीं आते। ऐसा नहीं है। पिछले साल में जो तथ्य पूछे गए हैं उन्हीं तथ्यों को उठाकर स्टैटिक के ज़्यादातर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। लगभग आप कह लें स्टैटिक के 80% तक प्रश्न जो हैं वो पहले पूछे गए तथ्यों से ही बनाए जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो सबूत वाली वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यार यही तथ्य पहले पूछा गया था फिर पूछ लिया गया। अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस तथ्य को पहले किसी और तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क थोड़ा सा चेंज किया गया था, लेकिन इस बार उसी तथ्य को उठा के अलग तरीके से कभी मिलान करने के लिए दे दिया, कभी सेंटेंस बना के दे दिया, कभी सीधा सीधा तथ्य पूछ लिया। अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इसीलिए आप इसे नहीं छोड़ सकते। इसे नहीं छोड़ने का एक और कारण है। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रीलिम्स निकालते हैं, कभी मेंस में रुक गए, कभी इंटरव्यू तक पहुँचे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर से जब एग्ज़ाम देते हैं 2-3 महीने ही पढ़ते हैं फिर प्री निकाल लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसी के दम पर होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं उनको पहले से तैयार हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, बहुत कठिन था, तो इस बात की संभावना है कि बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। लेकिन अगर आपने पिछले सालों में पूछे गए तथ्यों में से किसी को गलत कर दिया तो आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे और हज़ारों लोगों से पिछड़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह से इस सेक्शन को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। आपको ये तैयार करना ही है। अब कहाँ से तैयार करेंगे? आपके पास पीवाईक्यू की किताबें होंगी, वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर जो सबसे आसान और सबसे कम समय में तैयार करने वाला उपाय है वो ये है कि हम आपको पिछले 34 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्य दे रहे हैं। बाकी भी नोट्स मिल रही हैं, लेकिन वो तथ्य आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके लिए सीरीज़ चल रही है। 34 वर्षों के पीवाईक्यू की एनालिसिस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, कंसेप्ट्स को देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आप उससे लाभ ले सकते हैं। मैं लिंक दे देता हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से तैयार करिए। लेकिन कहीं से भी तैयार करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन करना ही पड़ेगा। सही में, अगर मैं क्यों इस पे ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बिना प्री नहीं निकलता है। अब आते हैं मुद्दे पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, कि इसी के तहत जो आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, वो ये है कि आयोग के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ पसंदीदा टॉपिक्स हैं। वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे मैं अब तो मजाक मजाक में भी कहने लगा हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पंचायती राज से प्रश्न नहीं पूछा गया तो समझ जाइए कि आप किसी और परीक्षा में बैठे थे, कोई और एग्ज़ाम देकर आए हैं। ये रिकॉर्ड है कि लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से हर विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैंने सारे टॉपिक्स बताए थे कि इनको तैयार करके जाइए, सब्जेक्ट वाइज बताया था। उसका लिंक मैं दे रहा हूँ इसी में, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, दोनों जगहों पे देख लीजिए। ये लिंक आप ओपन करिए और यहाँ से वो सारे टॉपिक्स देख लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हें आप सबसे पहले तैयार करिए। क्योंकि मामला सीधा सा है, आपने कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे लगाए, कितने सालों से आप पढ़ रहे हैं, इससे आयोग को कोई लेना देना नहीं है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपने वो चीज़ें पढ़ी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने एक ही महीने पढ़ाई की और सिर्फ वही चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि आप उसी के आधार पर प्री निकाल लें। इसलिए आप बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक क्लियर है ही, सब कुछ ठीक है अपनी जगह। अब ज़रूरत है
कि उन टॉपिक्स को बार बार देखिए जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जो आयोग के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए वो है सीसैट। बहुत सारे लोग सीसैट को हल्के में लेते हैं। यूपीएससी ने तो बाकायदा अपना माहौल बना रखा है कि अब डर समा गया है सबके अंदर। हालांकि कुछ लोग अभी भी ढीठ हैं, सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाते, उसी में फेल हो जाते हैं। सीसैट जो है यूपीपीसीएस का थोड़ा सा आसान है, इसका कंप्रहेंशन आसान होता है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थोड़े से आसान होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसी में एक सेक्शन होता है कम्युनिकेशन स्किल के से संबंधित, उसके शब्द बड़े जटिल होते हैं, चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ और रीजनिंग के थोड़े से ट्रिकी बना दिए गए और ये जो सेक्शन है कम्युनिकेशन वाला ये बहुत कठिन बना दिया गया, बहुत सारे लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो आप ये मान के मत चलिए कि सीसैट तो हम निकाल ही लेंगे, हम तो पैदाइशी सीसैट में एक्सपर्ट हैं, ये सब मत सोचिए। मैंने अभी आपसे लिस्ट की बात की कि कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं। तो आप यहाँ पर उन सारे टॉपिक्स को लिखिए, एक सेक्शन बना दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया सीसैट। अब सीसैट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं, उन्हें खोजिए, उन्हें लिखिए। अगर तैयार नहीं है तो उन्हें तैयार करिए, ठीक है। लेकिन सीसैट को छोड़ने की गलती किसी भी हालत में आप नहीं करेंगे, वरना सब कुछ ठीक होते हुए भी आप फेल हो सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन अगर आपके अंदर रिवीजन का अनुशासन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन का अनुशासन एक दिनचर्या होनी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फंस जाएंगे। एक दिन आपने कुछ रिवाइज किया, अगले दिन आप सोच रहे हैं कि ये कुछ नया आया है, इसको पढ़ लेते हैं, या नई किताब है इसको पढ़ लेते हैं, और इस चक्कर में आप फिर से रिवीजन छोड़ देते हैं, नई नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और लास्ट में जब एग्ज़ाम करीब होता है और पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो पता चलता है कि पढ़ तो बहुत कुछ लिया था, दिमाग में कुछ भी नहीं है। लोग इसीलिए ऐसा पाते हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, दिमाग एकदम खाली सा लग रहा है। वो तभी होता है जब हम अनुशासन में रहते हुए, एक निश्चित शेड्यूल में रहते हुए रिवीजन नहीं करते। तो आप एक शेड्यूल बनाइए, आप अपने आप से वादा करिए कि दिन के कम से कम इतने समय में तो हम रिवीजन करेंगे ही। नई चीज़ें पढ़नी है पढ़ लेंगे, जो भी बाकी रह गया है कवर करना है कर लेंगे, लेकिन रिवीजन की कीमत पे नहीं। ऐसा नहीं कि हम एक हफ्ते रिवीजन ही नहीं करेंगे और सब कुछ पढ़ते चल रहे हैं। रिवीजन का समय फिक्स करिए, बाकी कुछ भी छूट जाए, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिवीजन का समय कम होता चला जाएगा और जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी आपकी तैयार हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी सब कुछ तैयार हो जाएगा और अंततः आप पाएंगे कि कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि आपने बार बार रिवाइज नहीं किया था। जो नोट हम आपको दे रहे हैं, अगर आपने ले लिया है या फिर नहीं लिया है तो ले लीजिए। उसकी सबसे खास बात यह है कि टू द पॉइंट वही चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, तो उसमें आपके रिवीजन का समय और कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त में नोट है। तो उस नोट को आप अगर आपने लिया है या लेने वाले हैं तो जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। एक दिन में आप चाहें तो कई कई बार रिवाइज कर सकते हैं, इतनी संक्षिप्त है। तो कहीं से भी जो भी आप पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण है, उसे रिवाइज करिए। आपका ध्यान यहाँ है, मुझे पता है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि सही समय क्या है। देखिए, साइंटिफिकली सबसे बढ़िया जो समय होता है अपने विषयों को रिवाइज करने का, वो 2 ही समय है। मतलब वैसे तो आप दिन भर पढ़ते हैं और दिमाग में चीज़ें जाती हैं, समझ में आती हैं, लेकिन अगर दिमाग में सेव करने की बात हो कि जो भी हमने पढ़ा वो अच्छे से दिमाग में सिस्टमेटिक तरीके से सेव हो जाए, एग्ज़ाम के समय पर याद आ जाए, तो 2 समय मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय कोशिश करिए आप शेड्यूल बनाइए। सबसे पहली बात यह है कि जब आप सोने जाएं उसके 2-3 घंटे पहले में से कभी भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार जितना आप समय देना चाहते हैं, उस समय आप रिवीजन का समय रखिए। मुझे पता है इस समय ज़्यादातर लोग जो पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर पढ़ेंगे और रात में मोबाइल देखते हुए, फालतू की रील्स देखते हुए, कॉमेडी देखते हुए सो जाते हैं। रात भर यही दिमाग में चलेगा, जो भी दिन भर पढ़ा था सब वॉश आउट हो गया, सब बह गया और कबाड़ की चीज़ें दिमाग में रह गई। आप एक अनुशासन बनाइए कि भले सोशल मीडिया चलाना है, मूवी देखना है, जो करना है सब कुछ हम करेंगे, दिन में करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, रात में नहीं करेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते आप करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आप अचानक से पाएंगे कि जितनी चीज़ें हमने सालों से पढ़ी थी वो सब याद आने लगी हैं।
क्या करना है, सोने से पहले आप अपना शेड्यूल बनाइए कि हम यही रिवाइज करते हुए सोएंगे। और अगर आपको अनिद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं, तब तो आपके लिए दवाई है ये। याद तो होगा ही, चीज़ें दिमाग में बैठेंगी ही, आप रिवाइज करने जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो इसका सही इस्तेमाल करिए। वैसे भी आप दिन में खोलते हैं किताबें, नींद आ जाती हैं, तो क्यों ना उस समय किताबें पढ़ी जाएं जब हम समय से सोना चाहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सोने के समय को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं कि यार मैं इस समय सोना चाहता हूँ, सो नहीं पाता, तो भी अच्छी बात है कि उसी हिसाब से आप रिवीजन का समय रखिए, समय से नींद भी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो आपने शाम को रिवाइज़ किया, सुबह उठते ही सबसे पहले उसे एक बार और पढ़ जाइए, फिर देखिए कमाल। बस इतना ही करना है, शाम को पढ़िए, सुबह उठते ही उसे रिवाइज़ करिए, फिर अगले दिन शाम को जो पढ़ा, सुबह उठते ही, अगली सुबह उठते ही फिर रिवाइज़ किया। इस तरह से आप देखेंगे कि चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेव होती रहेंगी। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बारी है काम करने की। प्रे निकालना है आपको, तैयारी की है आपने, सपने देखे आपने, रास्ता मिल गया आपको। काम कौन करेगा? आप करेंगे। चाहे कितनी भी अच्छी लगी हो मेरी बात, चाहे कितनी भी बुरी लगी हो बात, चाहे आप मेरी बात से सहमत हों या असहमत हों, अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा काम मत करिए, और इससे जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से अभी शेड्यूल बनाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जाइए 34 साल वाली वीडियोस भी देख लीजिए, लेकिन अभी नहीं, पहले जो मैंने बताया वो कर लीजिए तब, ठीक है। तो यही है, बाकी PDF नोट्स अगर चाहिए तो उसकी भी जानकारी आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।